गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक क्लासेज। आज फिर से आप लोगों के बीच में 12th क्लास का नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज का टॉपिक एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। हाँ, अगर कोई चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए देर ना करते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है बायट-सैवर्ट लॉ। बायट-सैवर्ट लॉ मैग्नेटिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। इसे एग्जाम में हर बार 1 या 2 या 3 मार्क्स या कभी कभी 5 मार्क्स का पूछ लिया जाता है, इसलिए चलो चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। बायट-सैवर्ट लॉ क्या होता है, देखिए इसमें एक वायर लिए हुए है, इस वायर में अगर करंट देते हैं तो कहलाएगा करंट कैरिंग वायर। एक वायर लिए हुए हैं, वायर में करंट दिए तो क्या कहलाएगा, करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर से एक पॉइंट P लेते हैं R डिस्टेंस पे, करंट कैरिंग वायर से पॉइंट P लेते हैं R डिस्टेंस से, तो इस करंट कैरिंग वायर के कारण पॉइंट P में मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, इसको बोला जाता है बायट-सैवर्ट लॉ। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमें एक छोटा सा लेंथ काटा जाता है जिसको बोला जाता है स्मॉल एलिमेंट, और जिसका लेंथ होता है dl। तो dl के कारण पहले हम पता करेंगे P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो अब ध्यान दें दोस्तों, अगर यहां से करंट जा रहा है और इसे स्मॉल एलिमेंट बोलते हैं, करंट जैसे जाएगा तो इसको बोला जाएगा स्मॉल करंट एलिमेंट। इस स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण पॉइंट P में मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। स्मॉल करंट एलिमेंट से P पॉइंट, यहाँ पे ध्यान दें, ये थीटा एंगल पे है और इस जगह पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड आप देखिए यहाँ पे, अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट में क्या होगा, अंदर डायरेक्शन की तरफ होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा वो अंदर की तरफ होगा। अंदर को इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, जिसे dB से दिखाया जाता है। अब ध्यान दें, इसके लिए हमें जो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वह मैग्नेटिक फील्ड करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वह मैग्नेटिक फील्ड dl का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इस एंगल जो साइन थीटा है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब साइन थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हो जाएगा, मान लेते हैं P पॉइंट को इस करंट में रखते हैं, जब एक्सिस में रखेंगे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हमें 0 मिलेगा। अगर मान लेते हैं यही जो P पॉइंट है इसको यहाँ पे रखते हैं तो एंगल जो हो जाएगा थीटा वो 180 डिग्री होगा, और साइन 180 का वैल्यू भी कितना होता है, वापस 0 होता है। अगर यही वाला P पॉइंट को परपेंडिकुलर रखते हैं तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, और उस समय साइन 90 क्या हो जाता है, मैक्सिमम होता है। मतलब ये साइन के रेंज को फॉलो करता है, साइन 0 0, साइन 90 मैक्सिमम, साइन 180 वापस 0, तो ये साइन के रेंज को फॉलो करता है। इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो साइन थीटा का हो जाएगा, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर का होता है। मतलब जो P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा I का, dB जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा dl का, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा साइन थीटा का, और जो हमारा dB है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r स्क्वायर का। कंबाइंड ऑल द रिलेशन जब करेंगे तो dB प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, I dl साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। ये हमारा बायट-सैवर्ट लॉ। जितना भी मैंने उस फिगर में डिस्कस किया है उस वाले फिगर को सारा मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट dl इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। जो कंडक्टर से करंट पास कर रहा है I उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब dB जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I का। उसके बाद सेकंड पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ स्मॉल एलिमेंट, मतलब dB जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो dl का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग अ स्मॉल एलिमेंट एंड द पॉइंट। बोल रहा है कि जो dB हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो साइन थीटा का हो जाएगा। और चौथा पॉइंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्मॉल एलिमेंट एंड द पॉइंट। मतलब ये बोला जा रहा है कि जो dB होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r स्क्वायर का। अब यहाँ पे ध्यान दे, कंबाइंड ऑल द रिलेशन जब करेंगे यहाँ पे
जब ऑल द रिलेशन को कंबाइंड करेंगे, कंबाइंड, जब ऑल द रिलेशन को कंबाइंड करेंगे हम यहाँ पे, तो जो आएगा हमें dv प्रोपोर्शनल i dl साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा r स्क्वायर। जब इसको हटाएंगे यहाँ पे, जब इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल का साइन को हटाएंगे तो k आएगा k i dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। ये हमारा बाइट सेवेट लॉ है। जो हमारा k है where k is a constant in case of air and वैक्यूम के केस में जाते हैं हम, जब एयर और वैक्यूम के केस में जाते हैं तो k का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई और इसका वैल्यू होता है 10 का पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इस k के वैल्यू को जब यहाँ पे बैठाया जाएगा तो dv इक्वल टू जो आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई यहाँ पे i dl साइन थीटा बटे कितना हो जाएगा r स्क्वायर। ये हमारा बाइट सेवेट लॉ का जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं उसका इक्वेशन है। अब चलिए चलते इसका वेक्टर फॉर्म में। इसका जब वेक्टर फॉर्म निकालेंगे, ध्यान दें यहाँ पे इन वेक्टर फॉर्म, जब इसका वेक्टर फॉर्म निकाला जाएगा तो अब यहाँ पे ध्यान दें dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई i dl साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा r स्क्वायर। अब जब इसका वेक्टर फॉर्म निकालना है तो अगर हम इधर वेक्टर लगाते हैं तो इधर भी वेक्टर लगाना पड़ेगा और इधर हम r यूनिट वेक्टर देते हैं और यूनिट वेक्टर हमें रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। तो r यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है अगर आप लोग को पता होगा तो r यूनिट वेक्टर, मान लेते हैं n यूनिट वेक्टर है तो n यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है n वेक्टर बाय n मॉडुलस में वेक्टर। तो इस प्रकार से हम r यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे तो dv वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहाँ पे dl के ऊपर भी वेक्टर लगाना पड़ेगा, i dl वेक्टर साइन थीटा, r यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है r वेक्टर बाय मॉडुलस में r वेक्टर बटे कितना हो जाएगा r स्क्वायर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब r के ऊपर जो वेक्टर लगा इसके मोड लगाएंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड r को लिखेंगे तो dv के ऊपर वेक्टर म्यू नॉट बाय 4 पाई i साइन थीटा को जब हटाते हैं तो हमें क्या आता है क्रॉस, जब कॉस थीटा हटता है तो क्या आता है डॉट। तो जब साइन थीटा को हटाएंगे तो आएगा यहाँ पे dl, ये जब हटेगा तो आएगा क्रॉस और यहाँ पर चलेगा वेक्टर और यहाँ पे ध्यान दे ये r स्क्वायर इंटू इसके बदले क्या लिखना पड़ेगा r। तो dv इक्वल टू जो हमारा आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई i dl क्रॉस r और जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा r क्यूब। ये हमारा बाइट सेवेट लॉ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वेक्टर फॉर्म है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं जो हमारा म्यू नॉट है वह म्यू नॉट जो हमारा है वो परमीएबिलिटी है, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इसका वैल्यू जो होगा म्यू नॉट का हो जाएगा जो म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब चलते हैं इसके डायमेंशन की तरफ। अब यहाँ पे हम म्यू नॉट का डायमेंशन और यूनिट को फाइंड करेंगे। म्यू नॉट को बोला जाता है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे ध्यान दे अभी मैंने dv इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई i dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर बोला है। म्यू नॉट का यूनिट निकालने के लिए म्यू नॉट के लिए जाएंगे यहाँ पे तो म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर को यहाँ भेजना पड़ेगा तो dv इंटू 4 पाई इंटू r स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा i dl साइन थीटा। तो i dl साइन थीटा नीचे चला गया। अब यहाँ पे ध्यान दे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है टेस्ला। 4 पाई का कोई यूनिट नहीं होता है, इसका r स्क्वायर, r क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर और करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर, लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर और साइन थीटा का कोई भी यूनिट नहीं होता है। मीटर से मीटर कैंसल तो यहाँ पे जो यूनिट आएगा टेस्ला मीटर एम्पियर ऊपर चल जाएगा तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसका जो यूनिट आएगा वो होगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कभी कभी पूछ लिया जाता कि परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट क्या है
तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब आते हैं इसके डायमेंशन में। तो आप ध्यान दें, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, F बराबर आई एल बी। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाय आई एल। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। और करंट का डायमेंशन क्या होता है, ए। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल। तो एल से एल चला जाएगा तो कितना जाएगा, एम एल जीरो टी माइनस टू। करंट ऊपर चला जाएगा तो करंट का हो जाएगा ए माइनस वन। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन होता है एम एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन है। और यहाँ पे 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है। और डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एल का स्क्वायर बटा ये कितना हो जाएगा, करंट का ए हो जाएगा। और डीएल है हमारा, डीएल का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है। इसे बंद कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दे, एम है तो एम लिखेंगे, एल जीरो और यहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो कितना का, एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन। और ये हमारा ए और एल है तो ए एल हो जाएगा यहाँ पे। इसको भी बंद कर देंगे। यहाँ पे देखे एम ई एल ऊपर चले जाएगा तो एल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा। टी माइनस टू बचा हुआ है और ए ऊपर चल जाएगा तो माइनस वन और माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। तो जो म्यू नोट का डायमेंशन आ जाएगा एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू हो जाएगा। उसके बाद म्यू नोट का अगर वैल्यू पता करना है तो म्यू नोट का वैल्यू जो होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, तो म्यू नोट का अगर यूनिट पूछा जाए तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नोट का अगर डायमेंशन पूछा जाए तो एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। अगर म्यू नोट का वैल्यू पूछा जाए तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा कि इसका यूनिट कौन सा है, डायमेंशन क्या है और इसका वैल्यू क्या होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका जवाब देने की मैं पूरी कोशिश नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। हाँ, जाते जाते आप लोग से गुजारिश है, मेरे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर जरूर कर दे दोस्तों, जिससे कोई भी नया दोस्त इस वीडियो के माध्यम से मेरे से जुड़ सके। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।